अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको क्रिमिनल लॉ यानी उसके बेसिकली एलएलबी पार्ट 5 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम क्रिमिनल प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस कोड। चले जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्रिमिनल कोड्स के बारे में बताएं और इनकी पावर के बारे में। जैसे कि आपको बेर एक्ट साथ मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेक्शन को साथ में ही मेंशन कर दिया है ताकि आपको ईजिली पता चल जाए कि बेयर एक्ट में कौन से सेक्शन हमने ओपन करने हैं और इन सेक्शन का आपको क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि इन सेक्शन से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इनसे अपनी हेडिंग्स बना सकते हैं। हेडिंग्स और इनके जो अंदर मटेरियल है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, वो निकाल के आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पता है क्रिमिनल कोड सेक्शन 6 से अगर आप देखें तो उसमें पहले बताया गया है कि जी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट मतलब सबसे पहले बताई गई है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट है, फिर फर्दर मजिस्ट्रेट कोर्ट्स आती है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट सेकंड थर्ड है जी। इस तरह से हम इनको एलेबोरेट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी कोर्ट्स है जिसमें स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती है, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स होते हैं, बैंकिंग कोर्ट्स है, तो इसके साथ साथ जुवेनाइल कोर्ट्स बनाई जाती हैं। तो आपने इसको बयान करना है। नेक्स्ट आपका सेक्शन जो है जी बेयर एक्ट से मैंने 22 से 22 भी ऐड किया है। जस्टिस ऑफ पीस की पावर होती है, ठीक है, जब पुलिस वाले आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करते। एफआईआर हर हाल में होती है, लेकिन अगर वो नहीं दर्ज करते तो 22 से 22 की पिटीशन दायर करके आप बाउंड करते हैं फिर जज पुलिस वाले को कि आप इनकी एप्लीकेशन को दायर करें। अच्छा जी, उसके बाद अरेस्ट विदाउट वारंट जो है ये सेक्शन 4 में जितने भी मतलब बताए गए हैं ना कि किन किन सिचुएशन में पुलिस जो है वो विदाउट वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, तो ये आपने उसमें पढ़ लेनी है। इसमें बहुत सी काइंड उसकी बताई गई हैं कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर है या पुलिस के सामने काम किया उसने या सस्पेक्टेड पर्सन है, तो पुलिस ऐसे पर्सन को विदाउट वारंट क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। तो ये सारा आपने जो है इस क्वेश्चन में लिखना है। फर्दर आपने बताना है ये 3 और 6 सब क्लास जितनी भी है ना इसकी क्लासेस, ये सारा ही एक क्वेश्चन के रिलेटेड है। ठीक है, मतलब इसमें सम्मन्स पहले किस तरह से होंगे, सम्मन्स का तरीक़ाकार बताया गया है। ठीक है, सम्मन्स का जो है ये आपने लिखना है। फिर आपने बताना है कि इसमें अटैच वारंट ऑफ अरेस्ट फिर होते हैं। पहले सम्मन भेजे जाते हैं पर्सन को कि आप कोर्ट में पेश हों, आपके खिलाफ ये केस है। फिर अगर वो नहीं आता तो फिर वारंट ऑफ अरेस्ट इशू होते हैं। फिर जो है जी ये जो है जी विदाउट वो जो है अरेस्ट, ये भी वारंट अरेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये 204 इससे डील करता है। ठीक है, इशूएंस ऑफ वारंट से। फिर फर्दर इसमें जो है प्रोक्लेमेशन हो जाता है, उसको इश्तिहारी मुलज़म करार दे दिया जाता है। फिर इश्तिहारी मुलज़म के जो है जी उसको डिक्लेयर करने के बाद अटैचमेंट उसकी प्रॉपर्टी कर दी जाती है अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो। फिर सेक्शन 145 है, ये आपका जी डिस्प्यूट है रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड। तो अमूमन जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड केसेस होते हैं वो सिविल कोर्ट में चलते हैं, लेकिन कुछ केसेस होते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड, वो आप अंडर सेक्शन 145 जो है वो क्रिमिनल कोर्ट्स भी उनको डील करते हैं। उसके बाद ये एफआईआर से डील करता है। एफआईआर जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस के वो 154 में जो है जी की जा सकती है, 155 में कॉग्निजेबल केसेस की जा सकती है। ठीक है, 154 से लेके तो ये सोहान आपके 167 तक जो है वो पुलिस की पावर के रिलेटेड होता है। उसमें इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, लेकिन आपने 154 में एफआईआर के जो है वो देखना है। एफआईआर में कौन कौन से मतलब देखा जाता है कि ओरल होती है या राइटिंग में होते हैं, एक पर्सन अपनी सारी स्टेटमेंट बताता है, 6 कॉलम्स में मुश्तमिल होते हैं, ये आपने सारा लिखना है। उसके बाद कन्फेशन होता है, इकबाल जुर्म, पर्सन अपने जो है गुनाह को कबूल करता है। सेक्शन 164 के जो बयानात होते हैं जो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होते हैं उसको हम कन्फेशन कहते हैं बिफोर मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसको जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो होती है जो कि मजिस्ट्रेट के सामने या किसी के सामने भी की जाए। 364 में इसका प्रोसेस लिखा हुआ है, ये भी आपने साथ में मेंशन करना है। आगे मैं चार्ज को डेबोरेट करती हूँ। चार्ज हम कहते हैं फर्द जुर्म को। ठीक है, जब एक मुलज़म को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, फिर मजिस्ट्रेट उसको बताता है कि ये चार्ज जो है ना तुम पर लगे हैं। ठीक है, अब तुमने इसका जो है वो दिफा करना है। अगर तुम मानता है उसी वक्त तो उसको सज़ा हो जाती है, अगर वो नहीं मानता ठीक है तो फिर फर्दर जो है उसकी प्रोसीडिंग को चलाया जाता है, उसका ट्रायल चलता है और फिर जो है जी मज़ीद जो है ना कार्रवाई चलती है। ठीक है, ये आपने याद करना है। उसके बाद ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट है, ये 241 से 249A तक जो है मजिस्ट्रेट ट्रायल के रिलेटेड है। इसमें बताया जाता है कि 241 में सप्लायर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के रिलेटेड है। फर्दर जो है इसमें 242 है। फिर इसी तरह से क्या होता है कि उसमें देखा जाता है कि डॉक्यूमेंट कैसे सप्लाई किए जाएंगे, फिर उसके बाद उसको कन्विक्शन इक्विटल किन स्टेजेस पे होगी, ये सारी चीज़ें जो है 241 से लेकर 249 तक है। फिर सेशन कोर्ट का जो ट्रायल है वो 265A से लेकर 265K तक जाता है। ठीक है, ये आपको मज़ीद डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल
जाती है। आपने बेयर एक्ट से, इसलिए मैंने सेक्शन 7 मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको वहाँ से मज़ीद जो है वो हेडिंग मिल जाए। ठीक है, 265K में जो है ये सारा बताया गया। ठीक है, उसके बाद टेंडर ऑफ पार्डन जो है सेक्शन 337 to 339A जो है GPR एक्ट से डील करता है। फिर डबल जियोपॉर्डी होता है। डबल जियोपॉर्डी जो है ना, ये आपने देखना है कि ये जो है जी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको भी अक्सर पेपर में वो उसने पूछा हुआ है। लास्ट जो 2024 का पेपर है तो उसमें भी ये आया हुआ था। उसके बाद हम अपील एंड रिवीजन का देखते हैं। अपील एंड रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल चांसेस नहीं है कि आ जाए। प्रोबेबिलिटी जो है वो डबल जियोपॉर्डी बेल की है। बेल के रिलेटेड आपने याद करना है। ठीक है, बेल बिफोर अरेस्ट, प्री अरेस्ट बेल, इंटरम बेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने याद करनी है। फिर एक्सेप्शन किन किन केसेस में होती है कि प्री अरेस्ट बेल किन किन के केसेस में नहीं हो सकती, और पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो कब किन केसेस में हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे केसेस आपने जो है इसमें बयान करने हैं। ठीक है, मतलब जैसे अगर हम देखें तो पोस्ट अरेस्ट जो बेल होती है, ठीक है, प्री, तो उसमें क्या होता है कि वो बाद दस गिरफ्तारी है, तो उसमें कभी कभी पर्सन की बेल जो है वो हो जाती है अगर औरत है, टेंडर एज है, तो इस वजह से ये सारी आपने बतानी है। एंटीसेप्टरी बेल क्या होती है, ये चीज़ें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड है, यानी मुलजम की शिनाख्त की जाती है। इसमें आपका जो है सेक्शन 24 भी डील करता है आपका QSO का, वो भी आप बयान कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम मज़ीद चलें आगे तो इसमें आपकी इनहेरिटेंस पावर आ जाती है। ठीक है, इनहेरिटेंस पावर जो है ना उसको आपने बयान करना है कि इनहेरिटेंस पावर जो है वो किससे डील करती है। तो इनहेरिटेंस पावर जो है आपने इसको जो भी कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं, जिस तरह से सिविल कोर्ट्स में सेक्शन 151 के मुताबिक है, इसी तरह से CRPC में भी इसका मुकम्मल जो है ना प्रोसीजर बताया गया है। इसमें भी बताया गया कि भाई इस तरीके के तहत जो है वो क्या है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस को 482 के मुताबिक ये पावर मिलती है, तो वो कर सकता है। ठीक है, इससे पहले हम इंक्वायरी और ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन को देख लेते हैं। मैं पहले इनहेरिटेंस पावर को बता गई हूँ, तो चले जी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल को भी डिफरेंस इनके आपने बताना है। ठीक है, 2 अगर आप सेक्शन 4 पढ़ेगी PPC CRPC का, तो उसमें तमाम डेफिनेशन लिखी हुई हैं। कंफर्मेशन ऑफ सेंटेंस ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप करना चाह रहे हैं कंफर्मेशन ऑफ सेंटेंस के रिलेटेड तो आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। बाकी आगे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस स्टार्ट हो जाता है, तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में पोस्टमार्टम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो पोस्टमार्टम जो है ना ये आपने करना है, इसको हम ऑटोप्सी भी कहते हैं। ऑटोप्सी के लिहाज से भी वो आपसे पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है जी मेडिकल लीगल रिपोर्ट है जी, ये भी, या इंजरीज भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी पूछ सकता है। फिंगरप्रिंट जो है ये भी पूछ सकता है। फिंगरप्रिंट जो है वो बहुत बार पेपर में आया हुआ है, कितने टाइप्स के फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये तरीक़ेकार पूछ सकता है। इंजरीज कितनी टाइप्स की होती हैं ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, पोस्टमार्टम बेसिकली आप इसको ऑटोप्सी रिपोर्ट भी कहते हैं। ये मेडिकल डॉक्यूमेंट होता है, ये बताता है कि कॉज ऑफ पर्पस क्या होते हैं ना इसके, कॉज ऑफ डेथ क्या है, या आइडेंटिटी करने के लिए एक डिजीज़ पर्सन को, या फिर उसकी लीगल प्रोसीडिंग को चलाने के लिए, या इड करने के लिए, मतलब मदद करने के लिए। इन मेडिकल रिसर्च और एजुकेशन में ये ज़रूरी होता है। एक्स में जो है जो क्या क्या मुश्तमिल होता है वो आप बता सकते हैं कि नेम पर्सन का, एज उसकी शामिल होती है, मतलब ऑल अबाउट डिजीज़ पर्सन। फिर उसके एक्सटर्नल इंटरनल जो भी एग्जामिनेशन होते हैं वो भी लिखी जाती है। उसके कॉजेज ऑफ डेथ की वजह लिखी जाती है कि पॉइजन है किस वजह से हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें लिख सकते हैं।